मेरे चैनल बेसिक फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे अनुगमन वेग, जिसके बारे में कल हमने बताया था अगला वीडियो में कि अनुगमन वेग क्या होता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी चालक धातु पर जब चलता है तो वो किसी वेग से चलता है तो उस वेग का नाम क्या रहता है? अनुगमन वेग, जिसको हम औसत वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो हमने कल देखा था वीडी, अनुगमन वेग जो है वीडी के द्वारा दर्शाया जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज अनुगमन वेग के बारे में मैंने बताया था कि यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन है, एक तापी वेग होता है जिसको हमने कहा था 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड के, जबकि अनुगमन जो वेग होता है इसका मान उस चालक पे 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की। तो इस वेग से किसी भी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जो है गति करता है। तो अब हम देखना ये चाहते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उनका सूत्र की स्थापना फार्मूला डिराइव। राइट, तो यहां पर हम देखते हैं, माना कोई चालक जो तार है वो ये एल लंबाई की जो तार है, चालक तार, इसकी लंबाई है स्मॉल एल की। अब यहां पर हम कोई वैद्युत क्षेत्र अप्लाइड कर देते हैं, ये विद्युत क्षेत्र E अप्लाइड कर दी, जिसका प्लस है ये माइनस है, धारा I इस तरह से बहेगी। तो यहां पर होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है ये इधर से इधर बह रही है, धारा इधर बह रही, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम देखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने जो विद्युत क्षेत्र लगाया है वो विद्युत क्षेत्र कितना लगाया है E, और मैंने कितने लंबाई के तार पर लगाया है? चालक तार पर L लंबाई की चालक तार पर मैंने विद्युत क्षेत्र यहां पर लगा दिया है। तो यहां पर मैं कहूंगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाई कितना है? तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो दोनों के बीच विभवांतर E इक्वल टू आएगा V अपॉन L कहा जाएगा, V अपॉन L। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन उन विभवांतर के बीच में जब फ्लो करते हैं तो उसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है। तो ये बल हमारा कितने का होता है? तो इस पर लगने वाला जो बल होता है F इज इक्वल टू E इंटू E, जहां पर E जो है चार्ज है, आवेश होता है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं F इज इक्वल टू, ये यहां पर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस है, तो ये आ जाएगा -E सेकंड नंबर। इसको मैं इक्वेशन डाल सकता हूं, F इज इक्वल टू होता है ma, तो मैं A इक्वल टू कह सकता हूं F अपॉन m, जहां पर A जो है इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा है उसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। तो हमारा एक्सेलरेशन इक्वेशन 3 आ गया, एक्सेलरेशन A इक्वल टू आ गया -E अपॉन m, इक्वेशन 4 -E अपॉन m। और इस तरह से मैं E अपॉन m को मैं E की वैल्यू यहां पर जब सब्स्टिट्यूट कर दूं, E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा A इक्वल टू -EV अपॉन m। पुटअप कर दिया मैंने E की वैल्यू। अब मैं ये देखना चाहता हूं, इक्वेशन हो गया 5। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए इतना त्वरण जब आ गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है कैसी गति करता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी करता है, अनुगमन वेग से ये जो है गति करता है। तो इस अनुगमन वेग के साथ एक शांति काल, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से गति करता है तो धनायनों से टकराता है,
तो धनायनों से टकराता है तो उसके बीच, दो टक्करों के बीच में एक समय होता है जिसे हम कहते हैं श्रांति काल। श्रांति काल या रेस्ट टाइम कहलाता है, रेस्ट टाइम। और इस रेस्ट टाइम को हम कहते हैं टाउ। रेस्ट टाइम इज इक्वल क्या कहलाता है, ये रेस्ट टाइम कहलाता है टाउ। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो औसत वेग है, जो अनुगमन वेग जो है, अनुगमन वेग vd इक्वल टू हमारा आ गया माइनस EV अपॉन ml इंटू टाउ। श्रांति काल इसमें जो है जुड़ जाता है। चूंकि ये माइनस जो है ये इलेक्ट्रॉन का न्यूमेरिकल स्थिति है, वो दिशा को बताता है कि किस तरह से फील्ड जो है लग रहा है, उसके विपरीत दिशा में हमारा फोर्स लगता है। इस कारण से क्या होता है, vd को मैं कह सकता हूं EV अपॉन ml इंटू टाउ। समीकरण नंबर 6। अनुगमन वेग का जो सूत्र होता है EV अपॉन ml इंटू टाउ का। तो यहां पर हम देखते हैं कि यद्यपि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो त्वरित होते हैं, किंतु अनुगमन जो वेग होता है उन पर निर्भर नहीं करता, उसका एक वेग जो होता है वो नियत बना रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं हमारा अनुगमन वेग के लिए जो फार्मूला निकलता है वो कितने का निकलता है, EV ml इंटू टाउ। टाउ मीन्स श्रांति काल, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l चालक तार की लंबाई, e इलेक्ट्रॉन का आवेश, और भी इन दोनों के बीच लगने वाला जो विभवांतर होता है वो इसके बाद होता है। अब अगला हम चैप्टर पे चलते हैं कि यहां पर अनुगमन वेग जो होता है उसमें हमने कल जिक्र कर रहा था ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में क्या है, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो यहां पर ओम का नियम क्या कहता है, किसी चालक तार की भौतिक अवस्था नियत रहे, और भौतिक अवस्था में क्या है, ताप है, आयतन है, उसके लंबाई है, विकृतियां हैं। यदि किसी चालक तार में इस प्रकार के कोई गुण ना हो तो दो बिंदुओं के बीच बहने वाली धारा विभवांतर की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ये सर जॉर्ज साइमन ओम ने इस नियम का प्रतिपादन किया है, तो ओम का नियम कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं ओम का नियम भी एक चालक तार है, यहां पर एक चालक तार है, और इस चालक तार पर हम यदि विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, इस तरह से विद्युत क्षेत्र हम लगाते हैं, तो इनमें जो बहने वाली जो धारा आई है, ये आई धारा जो बह रही है, इनके बीच जो विभवांतर होता है उनके अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो V इक्वल टू R I, R इक्वल टू होता है V अपान I, जहां पर R नियतांक है और इसी नियतांक को हम कहते हैं प्रतिरोध, इसको कहते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो यहां पर हम देखते हैं प्रतिरोध की परिभाषा, जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, जो धारा बहने नहीं देता। तो हम ये देखना ये चाहेंगे कि प्रतिरोध का कारण क्या है। किसी भी चालक, जो धात्विक चालक है, उसमें प्रतिरोध क्यों उत्पन्न होता है। तो प्रतिरोध इस कारण से उत्पन्न होता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जब वो गति करता है तो वो क्रमशः उन पे उपस्थित धनायनों से टकराता है, और टकराने के कारण जितनी स्पीड से उसको जाना चाहिए था वो स्पीड से वो नहीं जा पाता, क्योंकि टकराने के पश्चात वो अपना कुछ समय लेता है, जिसे हम श्रांति काल कहते हैं, पुनः अपनी एनर्जी पाने के लिए। तो इस तरह से किसी भी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन बिना रुकावट से गति नहीं कर पाता, उसके मार्ग में कोई ना कोई रुकावट आ जाता है। रुकावट का कारण मैंने कहा धनायनों की उपस्थिति। तो इस तरह से धनायनों की उपस्थिति के कारण उसके मार्ग में रुकावट होता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और जिस पदार्थ में ये गुण पाया जाता है उसे हम कहते हैं प्रतिरोधक, रजिस्टर।
तो ये प्रतिरोध और प्रतिरोधक जिसको हम आर के द्वारा डिफाइन करते हैं, ये आर का परिभाषा क्या हो जाएगा? यदि किसी चालक तार में लगाए गए विभवांतर और उनमें बहने वाली धारा के अनुपात को हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। या सिंपल सी परिभाषा हमने क्या बताया? जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो इसकी पहले तो इकाई हमको बताना पड़ेगा। इकाई, इसकी इकाई चूंकि ओ, इसकी इकाई क्या है? ओ, और इसका संकेत की भाषा में हम ओम को लिखते हैं। ये इस तरह से हम ओम को दर्शाते हैं। तो ओम ये आ गया। अब इसकी विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होगा ओम का? इसके लिए हमको जाना पड़ेगा आर इक्वल टू होगा वी अपान आई। तो R इक्वल टू वी क्या है? विभवांतर है। और विभवांतर क्या होता है? कार्य बटे आवेश I। R इक्वल टू क्या हो गया? ये कार्य W अपान Q0 इंटू आई। W अपान Q स्टार्ट, प्रतिरोध W अपान क्या हो गया? Q0। अर्थात हम देखते हैं W कार्य की बीमा क्या होती है? कार्य यानी होता है बल गुणित दूरी। बल गुणित दूरी यानी m L स्क्वायर टी माइनस 2। यहां पर मैं देखना ये चाहता हूं कि ये जो I है इसको हम और सरलीकरण कर ले तो Q0I का जो मान होता है वो क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर, आवेश बटे समय। तो Q0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये I इंटू टी। तो इस तरह से मैं कह दूं तो ये जो धारा का मान हो गया I, जो आवेश है W इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू टी। यहां पर मैं Q0 का मान आई के रूप में ले लेता हूं तो ये हो गया आई स्क्वायर इंटू टी। तो आई यानी एम्पियर स्क्वायर, टी का टी। तो इस तरह से R का जो बीमा आएगा ये इस तरह से मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूं तो ये आ जाएगा m L स्क्वायर टी माइनस 3 a माइनस 2। ये इसकी बीमा होगी और इस तरह से हम इनकी बीमा को भी निकाल सकते हैं। m L स्क्वायर टी माइनस 2 a माइनस 3। तो इसका निर्भरता हम देखते हैं प्रतिरोध के लिए जो सूत्र की उत्पत्ति मैं और देखना चाहता हूं तो R इक्वल टू, जिसको ओम के नियम की स्थापना के रूप में हम यहां पर देखते हैं। तो ये ओम का नियम की जो स्थापना होता है वो कितने का आ जाता है? ये आ जाता है ml L e स्क्वायर m e स्क्वायर a इंटू टाउ। ये हमारा R की वैल्यू जो होता है वो यहां पर आता है। यहां पर हम देखते हैं टाउ जो मान ऊपर का है ये टाउ यहां पर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने यहां पर एक सूत्र की स्थापना किया हुआ था कि अनुगमन वेग, किसका स्थापना किया था? अनुगमन वेग का। अनुगमन वेग में ये बात। तो प्रतिरोध की जो निर्भरता है, ये प्रतिरोध की निर्भरता हम देखेंगे तो इसको हम चैप्टर के रूप में ही देख लें। पहले तो हम ओम के नियम की स्थापना के रूप में ये सूत्र आता कैसे? कभी कभी ये क्या है, ये भी आ जाता है। तो ओम के नियम का निगमन, ओम्स लॉ। तो ओम्स के नियम का निगमन के लिए हम देखना चाहते हैं कि ओम का नियम जो है, यहां पर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हम देखें तो ओम का नियम क्या होता है? V और I के बीच में ये V और यहां पर ये I, ये 0। तो यहां पर क्या आता है? ये ग्राफ हमारा ये ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो कहने का आशय ये हुआ जैसे जैसे विभवांतर को आप बढ़ाते जाते हो धारा का मान बढ़ता है। तो ओम का नियम में किसी भी चालक तार पे हमारा ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन मिलता है कि किसी एक फैक्टर को बढ़ाने से दूसरे फैक्टर बढ़ता है। तो इसे हम ओम का नियम है। इस ग्राफ का जो भी पालन करता है तो ओम का नियम का पालन करता है। कौन? चालक पदार्थ। तो यहां पर हम दूसरी बात देखते हैं ओम का नियम की उत्पत्ति।
तो ओम के नियम की उत्पत्ति में जिस तरह से हमने एक चालक तार को ई विभवांतर पर रखा है, सेम हमको फिर से वही करना पड़ता है। इस तरह से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E इक्वल टू वी अपॉन एल। इक्वेशन पहला इक्वल टू क्या हो गया? वी अपॉन एल। यहां पर इस तार के प्रत्येक बिंदु पर एल लंबाई की एक तार है, उस पर हमने इतनी विद्युत क्षेत्र लगाई है। तो E इक्वल टू क्या आ गया? वी अपॉन हमारे पास क्या आ गया? एल। और यहां पर बहने वाली जो धारा होती है, धारा का हम सूत्र निकाल चुके हैं। I इक्वल टू एन ई वी डी इंटू टाउ। इंटू कितने कहा जाते हैं? ये टाउ। एन ई ए इंटू वी डी। हम एन ई ए को भूल रहे हैं, एन ई ए इंटू ये वी डी का ये समीकरण नंबर हमारा क्या आ गया? ये दूसरा। इसमें क्या हो रहा है? ये धारा इतनी यहां पर बह रही है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो अनुगमन वेग था, वो अनुगमन वेग कितना है? वी डी इक्वल टू, मैं इनका जो पहले अभी हम हल कर चुके थे उस सूत्र में देखते हैं। तो ये कितना आता है? ई ई टाउ, है ना? ये ई क्या है? इसका आवेश है अपान एम। अपान कितना आ जाता है? एम। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं ई की वैल्यू मैंने रख दिया था उस समय। तो वी डी इक्वल टू मेरा आ गया था ई वी अपान एम एल इंटू टाउ। समीकरण नंबर तीसरा है था। समीकरण नंबर ये कितना आ गया था? तीसरा। अब मैं यहां पर आई का मान रख देता हूं। यहां पर किसका मान रख दूं? मैं आई का मान यहां पर रख देता हूं, या मैं कहूं वीडी का मान आई पर रख दूं। तो ये आ जाएगा आई इक्वल टू एन ई ए, और मैंने इसका मान रख रहा है तो ई वी एम एल इंटू टाउ। ये कितना आ गया? आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए वी बटे एम एल इंटू टाउ। तो हमने देखा है कि आर इक्वल टू क्या होता है? वी अपान आई होता है। तो यहां पर भी मैं वी अपान आई कर दूं, ये आई नीचे ले आऊं तो ये हो गया एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए इंटू यहां पर क्या आ गया? टाउ। टाउ इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि v अपान आई तो ये ऊपर में था, इस कारण से कहां आ गया? नीचे। अब हम जानते हैं v अपान आई इक्वल टू क्या होता है? आर। आर इक्वल टू क्या आ गया? एम एल एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। तो ये हमारा ओम रेजिस्टेंस के लिए सूत्र की स्थापना है। यही ओम्स फार्मूला कहलाता है। ओम्स फार्मूला। तो ओम के नियम का ये एक सूत्र है जिसको हम इस तरह से स्थापित कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखना ये चाहते हैं कि ओम के नियम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कारक, व्हाट इज द फैक्टर? कारक, फैक्टर क्या क्या है जो ओम के नियम को प्रभावित कर सकता है? तो यहां पर हम पहली बात तो ये देखना ये चाहते हैं कि ओम के नियम की जो निर्भरता हमारे पास जो आया है वो इन सूत्रों पर आया है, जहां पर हम सब के बारे में जान सकते हैं। एम इलेक्ट्रॉन का मास है, एल चालक तार की लंबाई है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई आवेश है, और ए इनका क्षेत्रफल है, टाउ जो होता है श्रांतिकाल हो जाता है। तो इसकी निर्भरता जो होता है वो चालक तार, सबसे पहले हम देखना है निर्भरता शब्द पूछता है, मान लो निर्भरता, तो इसका हमको उत्तर देने का एक तरीका होता है कि हम सबसे पहले इसके सूत्रों को याद कर लें। आर इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर ए इंटू एम ई स्क्वायर ए टाउ, ये हमारे पास आर है। तो हम निर्भरता जब भी ये करते हैं तो हम इसको रिलेट करें, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। इसका आशय क्या हुआ? चालक कंडक्टर तार की, यानी किसी भी चालक तार की क्या होती है? लंबाई। लंबाई पर प्रभावित होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ लंबाई बढ़ेगी बाई ज्यादा तो प्रतिरोध ज्यादा होगी।
इसका आशय ये है कि हम यदि किसी बल्ब को जलाना चाहते हैं तो हम यदि उसी बल्ब को बहुत दूर तक तार लगाकर हम जलाना चाहें तो उस बल्ब में चमक कम आएगा, क्योंकि उतने दूर जाने में उस तार का प्रतिरोध को पार करते हुए धारा को जाना पड़ता है। इस कारण से हमारा चमक कम हो जाएगा। यही कारण है घरों की बिजली फीडिंग करते वक्त क्या किया जाता है कि एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे, तीसरे कमरे से चौथे कमरे, सीधा यहां पर सीरीज क्रम में कहीं पर भी विद्युत फीडिंग नहीं की जाती, क्योंकि जितनी लंबी तार होती जाएगी उसकी प्रतिरोध उतनी ही ज्यादा होते जाएगा, भले तार वही हो। इस कारण से हम क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं घरेलू परिपथ कैसे क्रम में हो जाए, समानांतर क्रम में हो जाए, सबको समान पोटेंशियल मिलती रहे। तो ये तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है। दूसरी बात यहां पर मैं कह दूं तो ये क्षेत्रफल पर भी निर्भर कर रहा है। R इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी क्षेत्रफल A फॉर क्या होता है, क्षेत्रफल। तो यहां पर मैं कह सकता हूं एक मोटा तार और एक पतला तार, ठीक जो वायर है एंड इन थिन वायर है। तो यहां पर हम देखते हैं ब्रॉड वायर, तो ये क्या हो रहा है, ये क्षेत्रफल यदि ज्यादा होगा प्रतिरोध कम होगा। तो यहां पर कहना चाहते हैं जहां पर किसी चीज में प्रतिरोध को हमको कम करना होता है उस तार को हम मोटे तार का उपयोग करते हैं। जैसे घरेलू जो बिजली का सप्लाई होता है तो पोलों में जो तार लगी होती है वो मोटी मोटी होती है। उसके बाद यदि कोल पावर स्टेशन से जो भी बिजली आती है उसके तार देखोगे तो और मोटी होगी। इसका अर्थ है कि हम प्रतिरोध को कैसे कर रहे हैं, कम कर रहे हैं मोटे तार से। और जितने जी पतले तार होंगे जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी A is greater than R is less than, A is less than R is also greater than। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रतिरोध तार की पतले और मोटे पर भी प्रतिरोध क्या होती है, प्रभावित होती है। अगला हम देखते हैं तो यहां पर निर्भरता और देखा जाए तो ये आता है R is proportional to 1/e, या इसी को मैं कह सकता हूं n के बारे में कहना, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, n यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है तो उसका प्रतिरोध क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम देखते हैं, हमको एक प्रश्न आता है, इससे उठाकर प्रश्न किया जाता है कि यह क्या कारण है कि चांदी जो है तांबे से अच्छी चालक है, या इसी को दूसरे रूप में पूछा जाता है कि क्या कारण है कि जो तांबा जो है चांदी से कम अच्छे चालक है। दोनों प्रश्नों को मोड़कर पूछा जाता है तो यहां पर इसका जिक्र इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि चांदी अच्छे चालक है पूछ रहे हैं तो हम कहेंगे चांदी में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तांबे की अपेक्षा ज्यादा होती है। जब n ज्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका प्रतिरोध कम होंगे, और प्रतिरोध कम होंगे तो उनसे धारा बहुत ही आसानी से बहेगी, अच्छी बहेगी, और इसका रीजन क्या होता है, अच्छे चालक कहलाएंगे। तो हम कोई भी रीजन इस आधार पर दे सकते हैं कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो अच्छे चालक है। जैसे तांबे से अच्छे है चांदी, जैसे लोहे से अच्छा है तांबे। तो इस तरह से हम रीजन दे सकते हैं। अगला चौथा इसका निर्भरता होता है कि R इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ। टाउ यानी इसका रीजन ये होता है ताप बढ़ाने पर या ताप घटाने पर। ये ताप पर निर्भर कर रहा है। टाउ श्रांति काल है। श्रांति काल का अर्थ होता है दो टक्करों के बीच का जो रेस्ट समय होता है उसे हम श्रांति काल कहते हैं। तो जब ताप बढ़ा देते हैं किसी चालक ताप में तो इलेक्ट्रॉन उससे जो ऊर्जा लेकर जल्दी गति करता है और जल्दी जल्दी टकराता है। जल्दी जल्दी टकराता है तो टाउ का मान कम हो जाता है। टाउ का मान कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। अर्थात ताप बढ़ाने पर चालक तार की प्रतिरोध क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हाँ, तो हमने देखा पूरा प्रतिरोध ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध के लिए सूत्र, ओम के नियम की उत्पत्ति, और यहां पर ओम के नियम की उत्पत्ति के पश्चात हमने उसकी निर्भरता और हमने कहा कि प्रतिरोध का कारण क्या है। इन सब बातों पर हमने जिक्र किया। तो निर्भरता बहुत ही जरूरी है जो कॉम्पिटिशन्स में भी आता है। तो हम जाने कि हमको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी पेपर में आता है तो हम बिल्कुल सटीक जवाब दें और इससे कई प्रश्न जो खड़ा होता है उनको जवाब दें। तो हम सारांश कर ले थोड़ी सी जल्दी जल्दी में कि आर निर्भर कर रहा है एल पर, लंबाई पर, अर्थात
जिस तार की लंबाई ज्यादा होगी उसकी प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरी हमने देखा फैक्टर ए पर, ए यानी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ज्यादा होगा प्रतिरोध कम होगा। अर्थात मोटे तार और पतले तार, मैंने कहा था मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, हम देख के बता सकते हैं, और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। तो प्रतिरोध अधिक हो रहा है तो मोटे तार में धारा बिना रुकावट से बहती है और पतले तार में धारा फुल रुककर बहती है। अगला हमने देखा था निर्भरता की आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, n यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जिस चालक तार के पदार्थों में n का मान ज्यादा होता है, जैसे मैंने कहा था चांदी में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इस कारण से क्या हुआ था, वो अच्छे चालक, इसका मान ज्यादा तो आर का मान कम हो जाता है। इसी प्रकार हमने चौथा पॉइंट देखा था श्रांति काल, विश्राम काल। तो ये विश्राम काल किस पर निर्भर करता है, ताप पर। तो ताप यदि बढ़ा रहे हैं, ताप बढ़ रहा है, किसी चालक तार का ताप को हमने बढ़ा दिया तो वहां पर शांति काल कम हो जाता है, अर्थात प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो किसी भी पदार्थ में ताप बढ़ाने से उसकी प्रतिरोध बढ़ जाता है। आज यहीं तक, कल हम इसके विपरीत देखेंगे जिसको हमने कहेंगे कि चालकता।